महामारी कोरोना की मार से जूझ रहा देश की सेवा कर रहे भारत सरकार के कर्मियों का 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक का महंगाई भत्ता काटना अन्यायपूर्ण तथा असंवेदनशील निर्णय है। और उससे भी बड़ा, पेंशनरों का महंगाई भत्ता काटना तो और भी अमान्य है। क्या सरकार के पास में भाई पैसे खत्म हो गए? एक बार हम डाटा रख लेते हैं जिससे हमारे जवान भाइयों को भी थोड़ी बहुत ज्ञान हो, क्योंकि भाई ज्ञान तो आप लोगों से ही होया, हमने भी तो आप लोगों के बीच में कितना हम गलत हो जावा तो माफी चाहेंगे और कमेंट करके बताया करो। भाई साहब कति एक बार डाटा रख देते हैं 5-6 मिनट में और 5-7 मिनट में खत्म कर देते हैं। लॉकडाउन के कारण पैदा हुई तंगी के बीच आर्थिक बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 2 बड़े फैसले लिए। पहला, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, तीनों सेनाओं के लिए नए रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत डीआर नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने डीआर की दर 4% बढ़ी थी, जो रोक लग गई। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा दरों पर डीआर का भुगतान जारी रहेगा। 1 जुलाई 2021 से दिया जाने वाला डीए बढ़ाने के लिए जब भी फैसला होगा, ये तीनों किस्तें उसमें जोड़ी जाएंगी, लेकिन इसमें कोई एरियर नहीं मिलेगा। इसका खूब बहुत बड़े लेवल पे इसका विरोध हो रहा है और सबसे ज्यादा तो पेंशनरों में खलबली मची हुई है। एक डाटा है, आप देखोगे कि जब भी डीए बढ़ता है तो बड़े न्यूज चैनलों में खबरें चलती है कि अब की बार सरकार पे 2000 करोड़ का 20,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, पर यह किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं बताया कि इतने 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। पहली बार हो रहा है। हाँ, यहां हम आपको विपक्ष पार्टी की भी प्रतिक्रिया बतावांगे, क्योंकि कभी कभी विपक्ष भी अच्छा बोलती है। यह नहीं है कि सत्ता में बैठते हुए वही बोले, क्योंकि सवाल हमेशा जो कुर्सी पे बैठा है उसी से पूछा जाता है। 1.13 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का डीए 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोककर 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार। सेना की ओर से नया प्रस्ताव नहीं आएगा। पूंजीगत बजट में भी 10% की कटौती के संकेत। रक्षा बजट में आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया था। वायुसेना को सबसे अधिक का प्रावधान किया गया था। वायुसेना को सबसे अधिक 45,000 करोड़ रुपए, सेना को 33,000 करोड़, नौसेना को 26,000 करोड़ देने का प्रस्ताव था। उसमें भाई 10% की कटौती कर दी। जहां इस महामारी में चाइना प्रयोग पे प्रयोग कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी मैं ये बोल सकता हूं निंदनीय है कि रक्षा बजट को घटाना, जहां पर बड़े बड़े देश अभी महामारी का फायदा उठा के और परीक्षण पे परीक्षण कर रहे हैं और वहीं पे रोक भी दिया। नए रक्षा सौदों पर रोक लगाई, असर 10,000 करोड़ बच जाएंगे। मतलब 10,000 करोड़ बचाने के लिए पूरे देश को खतरे में डालना। महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोककर 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार। और अभी तक सरकार ने जरूरतमंदों की मदद पर, अब तक जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ ने, पता कि आपने सरकार ने अभी तक कितने रुपए खर्च करे हैं? इसने किए हैं 31,235 करोड़ रुपए कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए। और जो एरियर जो काटा गया है वो है 37,530 करोड़ रुपए, मतलब 5,000 करोड़ रुपए इसने बैलेंस रख लिया। दोस्तों, दूसरी चीज भाई बहुत गणे सोचते होंगे कि सैनिकों का क्या कटेगा। तो भैया सैनिकों का तो ये लगा लो कि एक पेंशन से गुजारा होता है। जब 15 साल में नौकरी करके आता है जवान, तो उसकी पेंशन कितनी होती है? 18,000 रुपये। 18 में उसको आटा, नमक, हल्दी, मिर्च वो भी लेके आनी है, बच्चों की फीस भी भरनी है, सारा काम 18,000 रुपये में करना। मतलब एक तरह से आप हमारे देश के सरकार ने उनको भी सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया कि जो पेंशनर है, मतलब सबसे पहले तो उन पे लगा। तो एक हम देखेंगे कि एक सिपाही 1.5 साल में कै रुपये दे देगा। तो एक सिपाही मतलब 1.5 साल में भाई जनवरी 2020 से और 31 जून 2021 तक एक सिपाही करीब 26,550 रुपये
वो दान दे रहा है एक सिपाही की बोल रहा हूं। वहीं पर एक हौलदार 28,908 रुपये, वहीं पर नायक सूबेदार 38,514 रुपये और सूबेदार 45,414 रुपये और सूबेदार मेजर 48,294 रुपये का दान कर रहे हैं 1.5 साल में। ये सच्चाई है। इसके बाद में जो बैटल कैजुअलिटी है, जो मेडिकल ग्राउंड पे है, उनकी तो आप पूछो ही मना, उनका तो और भी बजट है। दूसरी चीज भाई, केंद्र सरकार को इस पर हमारा मानना यह है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और पूरे सैनिकों का, कि माननीय सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को पूर्ण विचार करना चाहिए। इस प्रकार का फैसला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक एक समान रूप से लागू करना यह अन्यायपूर्ण है। एक तो जो नीचे का चतुर्थ श्रेणी का है उसकी पेंशन देखो, उसका वेतन देखो, और एक जो आईपीएस आईएएस हैं या सेना के जनरल हैं उनकी वेतन देखो। उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो आईपीएस आईएएस हैं या सेना के जनरल हैं, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा जो चतुर्थ श्रेणी के और भाई तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता जो निर्णय लिया है। हमारा मानना यह है, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का ये निर्णय के बिल्कुल हम विरोध हैं और इसकी निंदा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी रिलीफ फंड में एक दिन का वेतन भी दे चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी सेना थी, हमारे जनरलों ने अपने जवानों से बगैर पूछे हुए, बगैर कोई लिखित लिए हुए और मालिक बन के एक दिन का वेतन पहले ही कटवा चुके हैं। ये सब लोगों को मालूम है। ऊपर से ये गया, अभी तक किसी ने इसके बाद में बात रखते हैं। एक दिन के वेतन से लेके और 1 महीने तक का वेतन दान किया है। बहुत सारे भाई जिन्होंने 1 महीने का किया बढ़ चढ़कर इस महामारी में सहयोग सरकार का किया। सेना के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, डॉक्टर, नर्सिस, मेडिकल स्टाफ, सफाई वाला सहित पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और शिक्षा विभाग सहित कर्मचारी बिना सुरक्षा किटों के इस महामारी में लड़ रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों पर और ही ज्यादा पड़ेगा। 2 चीज मैं आप लोगों को मान दूं, इसका विरोध किसने दिया, अभी तक किसने किया है। एक सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई भी डाली है, तो मैं वो रख देता हूं। नेशनल काउंसिल स्टाफ सरकारी कर्मचारियों की यूनियन ने भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर विरोध दर्ज करवाया है। पत्र में कर्मचारियों के एचआरए पर भी बात रखी गई है कि 25% जैसे डीए हो जाता तो 8% एचआरए है वो 9% हो जाता, तो वो भी गया। मतलब बहुत तरह से कमर टूटेगी आगे आके। दूसरा पत्र है एक मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया, उनकी आयु है 70 वर्ष के करीब। वो कैंसर से पीड़ित हैं, पैर से विकलांग है। इन्होंने 24 अप्रैल 2020 को ईमेल के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई डाली है। एक रिटायर्ड मेजर है, विकलांग है और बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है। डीए को बंद करने बाबत इन्होंने अपनी पीएलआई में कहा है कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, कैंसर से पीड़ित हूं, राइट पैर से विकलांग हूं, मेरे पास घर चलाने का जरिया सिर्फ सैन्य पेंशन थी। और इन्होंने सरकार को बड़े ही अच्छे तरीके से घेरा है और माननीय प्रधानमंत्री को भी इन्होंने उस लेटर में अच्छी बातें कही है कि आप जब आए, लाइव में आए, आपने संबोधन किया पूरे देश का, तब बोला कि बुजुर्गों का ख्याल रखना, सबसे ज्यादा बुजुर्गों की चिंता आपने जाहिर की। पर आज जो समय चल रहा है उसमें आपके मंत्री हैं वो बुजुर्गों की ही पेंशन को काट रहे हैं कि मेरा घर और मेरा परिवार और मेरे को दवाइयों की जरूरत है, हर चीज में मेरे को पैसों की जरूरत है और मैं विकलांग होते हुए मेरे पास में एक ही जरिया है पेंशन का, और आपने उस पर भी डीए बंद कर दिया। दूसरी बात, वो हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिस का खर्चा सांसदों का बढ़ाया। वो फेक है या झूठ है, पर हम उसको ये नहीं कहते कि वो ठीक है, पर ऐसा है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है जहां पर जो कर्मचारियों का डीए बंद किया गया है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो सर्विस, जो बुजुर्ग सैनिक हैं
या जो जवान सैनिक हैं उनका डीए बंद किया गया है और उनके बच्चों को, उनके परिवार को ना चलाने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी बात भाई, जो विपक्ष पार्टी ने बोला है उसने बहुत ही कुछ शब्दों में बड़ा ही अच्छी चीजें बोल ली हैं सरकार को, क्योंकि कई बार अच्छी चीजें बोलती है विपक्ष भी, तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, सारी हान विरोध नहीं है। विपक्ष पार्टी क्या बोलती है, सरकार ने सैनिकों और पेंशनरों को भत्ते काटने के बजाय और फिजूल खर्चे पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने सीधा नाम सैनिकों के नाम से किया है शुरू, चाहे उनकी राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, हम उस पर नहीं जाते, पर सैनिकों का नाम से लिया, ये बड़ी बात है। उन्होंने बोला कि सेंट्रल विस्टा मतलब जो नए संसद भवन का निर्माण करना है, संसद भवन का निर्माण करना है, उसके ऊपर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, तो उस निर्माण को बंद कर दिया, उस प्रस्ताव को बंद कर दिया जाए। जब हमारे पास में जरूरत ही नहीं है, जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो नई बिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बोला कि उन्होंने जो बुल ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसको भी बंद कर देना चाहिए, जिसके लिए पैसे रखे हुए, क्योंकि जो अभी जो समय है जब आप डीए काटने लग रहे हो, वो भी पेंशनरों का डीए काटने लग रहे हो, तो ये फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? उस ट्रेन में कौन बैठेगा? जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो ट्रेन में कौन घूमेगा? या तो पक्ष की पार्टी बैठ के घूमेगी उसमें, ट्रेन में वही घूमेगी। अगर सरकार फिजूल खर्चे पर रोक लगाए तो 3 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है। 3 लाख करोड़ रुपए, सीधी सी बात है भाई उनकी। सरकार ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के, हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा। 15 लाख सैनिकों और लगभग 26 लाख के ऊपर सैन्य पेंशन भोगियों के 11,000 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। सरकार का दूसरा पहलू देखने लायक है कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद सरकार ने आज तक 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली सेंट्रल विस्टा परियोजना खारिज नहीं की, नहीं उसने 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन परियोजना बंद की। उसने फिजूल के सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा भी नहीं की, जिससे 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर बचा सकते थे। जवान भाइयों, हमारा कहने का मतलब यह है कि माननीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक तरफ तो पेंशनरों के पैसे काट रहे हैं, लग रहे हो, वो पेंशनरों के पास में है क्या? कुछ भी नहीं है। आप दूसरी तरफ सांसदों के पैसे नहीं काट रहे हो। आपको मालूम है कि सांसदों की जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो घोषणा पत्र देते हैं, उनके पास में अरबों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, कोई भी गरीब नहीं है सांसद। आप इनकी तादाद देखोगे, इनके पास में बहुत सारा पैसा है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध हैं, बलात्कार के अपराध हैं, मर्डर के अपराध हैं, सब कुछ के अपराध हैं, पर उनको भी सरकारी खजाने का खाने की आदत पड़ी हुई है। कि इतने बड़े बड़े नेता जिनके पास में अरबों खरबों रुपये हैं, वो भी अपने वेतन को वापस नहीं कर रहे कि मैं समाज सेवा के लिए आया था, अपने घर से 2 पैसे लगा के मैं समाज सेवा करूं। तो माननीय प्रधानमंत्री से भी पूछने के हम हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री, आपके सांसदों ने अभी तक, आपने उनकी 1.5 साल तक वेतन और उनके खर्चे सस्पेंड क्यों नहीं किए? दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री भी वेतन ले रहे हैं, पर अभी तक हमारे को पता नहीं लगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम फंड, पीएम रिलीफ। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि वन पेंशन की लड़ाई जब हुई तो हमारे जितने जनरल थे, कर्नल थे, उन्होंने टीवी पे आके क्या बोला कि हमारे जो जवान हैं वो कम सर्विस में पेंशन आ जाते, कम सर्विस में पेंशन आ जाते, कम सर्विस में पेंशन आ जाते, उनका गुजारा बसरा नहीं होता है। हमारे जनरलों ने बोला, ये टीवी के ऊपर बोला, दबा के बोला, यूट्यूब पे उनकी वीडियो है। आज वो जर्नल, जो जर्नल है, कर्नल है, वो हमारे जर्नल, वो भाई हमारी बहन के भाई, वो अभी कहाँ पे है? वो जर्नल कर्नल जो बहन के भाई हैं वो अभी कहाँ पे हैं? क्यों नहीं वो सामने आ रहे? क्यों नहीं बोल रहे कि आज वो टीवी पे आके कि हमारे जो सैनिक है वो 15 साल में रिटायरमेंट आ जाती है, उनको अपने बच्चों की फीस भी भरनी है, अपना परिवार भी चलाना है, सब कुछ चलाना है, पर कोई जर्नल नहीं आया। दूसरी बात, ट्विटर के ऊपर, सभी जगह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सेना के अधिकारी ये फेवर कर रहे हैं,
जिसमें जवान भी हैं, क्योंकि जवान तो पूछ बन जाते हैं, जवान तो पूछ पकड़ लेते हैं, जो चमचे हैं वो तो जब भी पूछ पकड़ लेते हैं, गलत और ठीक को उनको पता ही नहीं कि मैं गलत में जा रहा हूं ठीक में जा रहा हूं। वो सरकार के डीए का समर्थन कर रहे हैं। अभी मैं उन जनरलों कर्नलों से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो एक सिपाही की 18,000 रुपये पेंशन और एक तरफ आपकी 1,10,000 रुपये पेंशन, तो फर्क किसको पड़ेगा? जब हम बात करते हैं देश में सत्ता पक्ष की पार्टी का कि एक देश एक कानून, क्या एक देश में एक डीए नहीं होना चाहिए? जहां पर एक जवान को जब 4% डीए बढ़ता है, तो जहां पर एक जवान को 18,738 रुपये मिलते हैं, वहीं पर ऑफिसर को 4,000 रुपये मिलते हैं। कौन सी महंगाई है भाई ये? जवान कौन सी अट्टी का आटा खाता है और ऑफिसर कौन सी अट्टी का चक्की का आटा खाता है? कि एक को डीए मिलता है 738 रुपये एक सिपाही को, और एक ऑफिसर को मिलता है 4,000 रुपये। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सरकार जी, ये आपने जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पे जो हथौड़ा मारा है, तो आप ऐसे हैं तो हथौड़ा मारो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की नौकरियों में, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जो सेना के जनरल हैं, कर्नल हैं, जिनकी पेंशन ही 1 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक, और जवानों की आपने पेंशन डीए पे कर लिया। इसका भाई साहब बहुत बड़ा विरोध सैनिकों की तरफ से भी हो रहा है। कुछ सैनिक ऐसे हैं कि जैसे ही एक लेटर फेंक चला था कि 20% पेंशन काटी जाएगी, तो एक हमारा जवान भाई है, बड़े अच्छे संबंध है मेरे, तो उनका फोन मेरे पास में 3 बार आया। सुनने की बात, उनका फोन मेरे पास में 3 बार आया और 3 बार क्या पूछा, कपिल भाई क्या 20% हमारी पेंशन कट जाएगी? मां सर नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, ऐसा कुछ नहीं है, फेक लेटर है ये। जो वित्त मंत्रालय से जो ये लेटर है, ये फिजूल खर्चों के लिए मंत्रालय को लिखा गया कि अपने फिजूल खर्चे घटाए, या जो तिमाही बजट होता है उसमें से जो आपका बजट होता है, जो आपका तिमाही का बजट होता है, उसमें से आप मतलब 25% घटाइए। तो जवान भाइयों, अभी मैंने उसके फेसबुक पर उसका एक वो देखा, उसने फेसबुक पे लिखा कि मैं सरकार के साथ में हूं, मैं प्रधानमंत्री के साथ में हूं, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पेंशन भी दे दूंगा। वो बंदा सिपाही, मैंने उसके पास में फोन किया दोबारा, मां अभी तो तू 4-5 दिन पहले मेरे पास में फोन कर रहा था कि सर मेरी पेंशन कट जाएगी, आज तू कौन सा मुकेश अंबानी हो गया कि तू बोल रहा है कि मैं पूरी पेंशन दे दूंगा? मां पहले तो ऐसा कर, तू रसोई में जाके और आटे का डिब्बे को हाथ लगा ले। मन नंगे और भूखे आदमी, तू आज मुकेश अंबानी बन रहा है। मां तू एक या 1.5 साल पहले तू हमारे को ही बोल रहा था कि सर फेसबुक पे एक अपील कर दो, मैं युद्ध घायल सैनिक हूं, मैं युद्ध घायल सैनिक हूं कि कुछ डोनेशन मिल जाए लोगों से। मैंने उसको बड़ा लताड़ा था कि उसकी 50,000 से ऊपर पेंशन है। तो इतने, मैं ये बोल सकता हूं, इतने नालायक और मूर्ख हैं हमारे बीच में भी हमारे सैनिक भाई, जो पता नहीं किसका समर्थन करते हैं। दोस्तों भाई, हम इस सरकार की, मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। जो भारत सरकार के कर्मियों का 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक जो महंगाई भत्ता काटा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। और सबसे बड़ा विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे सैनिकों को भी नहीं छोड़ा गया, जो बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगाए खड़े। जब एक रिटायरमेंट सिपाही जो सैन्य पेंशनर है, जब उसके 1.5 साल में 26,550 रुपये काटे जाएंगे, मतलब हमने 6 महीने 18 महीने में हमने 4 का एवरेज निकाला है डीए, क्योंकि हम पिछले डीए को भी देख रहे हैं तो 4 बढ़ा था और अब की बार जनवरी में भी 4 बढ़ा है। तो हमने तीनों को देख लिया। ऐसा नहीं है कि महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई ऊपर उठेगी। तो ये हो गए 12। तो इसमें एक सिपाही के 26,550 रुपये एक पेंशनर की सरकार हड़प लेगी, और वहीं पर एक ऑन ड्यूटी सोल्जर की तो भाई दुगना होगा, ये दुगना होगा। और तो मैं वो तो नहीं हूं भाई, मैथमेटिक्स का कोई भट्ट तो हूं नहीं, ऊपर नीचे आंकड़े हो सकते हैं, मैं भी अपना आर्ट से ही हूं।
जवान भाइयों, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जनरल कर्नल हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए इस समय। उनको सामने आके ये कहना चाहिए कि हमारी पेंशन में से काट लो, पर हमारे जवानों की पेंशन मत काटो, क्योंकि हमारी पेंशन 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक ले रहे हैं हम, और जो हमारे जवान हैं वो 18,000 रुपये ले रहे हैं। उनको अपना परिवार चलाना है, उनको फीस भरनी है बच्चों की, उनको उनकी वर्दी लेके आनी है, काफी किताबें लेके आनी है, सब कुछ करना है उनको। अंदर ईसीएच का बुरा हाल है, उसके अंदर दवाइयां नहीं मिलती, तो दवाइयां भी पूरे परिवार के, मान लो पांच आदमी है घर में, तो 5 आदमियों की 18,000 रुपये में आएगी। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। दूसरी बात, आरबीआई को आज सामने आके ये बताना चाहिए कि देश की हालत क्या है, देश की हालत है क्या, आरबीआई को आना चाहिए। क्योंकि आरबीआई का जो रिजर्व पैसा था 1,75,000 करोड़, अगर वो ना निकाला जाता समय पे तो आज वो इमरजेंसी में काम आता। जिस तरह से हमारे बैंकों में है 2 लाख 4 लाख रुपए, जैसे हम अपने इमरजेंसी में काम आते हैं। सरकार बिल्कुल छुपा रही है, महामारी का गलत फायदा उठा रही है। और मैं सरकार को खिलाफ मैं आज तक कभी बोला भी नहीं, और नहीं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो चीजें सरकार ने किया कि ये डीए भी काट लिया गया, और उसी दिन सिस्ट फायर भी टूट गया जम्मू में, सिस्ट फायर भी उसी दिन टूट गया जिस दिन डीए काटा गया। दूसरी बात, टीवी के ऊपर इन चीजों के ऊपर कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर भाई हिंदू मुसलमान के नाम से एक जहर परोसा जा रहा है। और मैं अपने सैनिक भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि कोरोना से बचना है, और जो जहर फैलाया जा रहा है धर्म जाति पंथ के खिलाफ में, उसमें भी नहीं पड़ना है। बहुत सारे सैनिक भाई हैं फेसबुक पे ट्विटर पे, बहुत सारे हैं जो बिल्कुल खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उनको सबसे बड़ा देशद्रोही मानता हूं कि उन्होंने ग्रंथ पे कसम खाई थी, बाइबल पे, कुरान पे, गीता पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे, कि हम किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति की सेवा बगैर नाम के, बगैर धर्म के, बगैर पंथ के पूछे बगैर करेंगे। तो भाई वो सच्चे सैनिक है इस देश के, और जो जहर फैला रहा है उनके पीछे नहीं जाना है। हम अपनी बात को विराम करते हैं। डीए का मैं फिर विरोध करता हूं कि ये डीए जो काटना है, काटा गया सरकार की तरफ से, ये नाइंसाफी है। और सबसे बड़ा सैन्य पेंशनरों पे नाइंसाफी है, क्योंकि बहुत चीजें हैं, जवानों को रोजगार नहीं है, और जवान उसी 18,000 रुपये बना काम चला रहे हैं। और सरकार, अगर आज सरकार ने डीए काटा है तो कल क्या काटेगी? आज मतलब पेंशनर, मैं उन कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा जो ऑन ड्यूटी पे, मैं पेंशनर की। आप देखते होंगे युद्ध के अंदर रिजर्व रखे जाते हैं, सैनिक भी रखा जाता है, एनिमेशन भी रखा जाता है रिजर्व। तो पेंशनर तो रिजर्व हो गए। अगर रिजर्व को ही फ्रंट पे लिया है तो हमारे पास में बचा क्या? ऑप्शन क्या है देश के पास में? अरे भाई कौन बनेगा करोड़पति में भी 4 ऑप्शन चलते हैं, पर सरकार के पास में ऑप्शन ही नहीं है कि पेंशनरों को पहले लिया है फ्रंट पे, तो अभी क्या काटेगी? ये भी एक सोचने की बात है देश में किस तरह का चल रहा वातावरण। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई पहला ये बीच में कट गया था वीडियो, बीच में एक ही फोन है, बीच में फोन भी आ जाते हैं, इसी पे गरीब आदमी हूं। और भाई शेयर कर देना, राइट हैंड में शेयर का बटन है, ग्रुपों में शेयर कर देना, जिससे हमारे जो जवान जो भटक के अफसरों की पूछ बने हुए उनके पीछे भाग रहे हैं, तो उनके पीछे ना जाए। अभी तक किसी भी अफसर ने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि हमने जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन खाई है। और हम डीए, जवान को तो डीए जब 4% बढ़ता है तो उसके 700, एक सिपाही को 738 रुपये मिलते हैं, और हमारे को 4,000 से ऊपर रुपये मिलते हैं। तो ये भी सोचने की बात है कि उनकी 1 रैंक 1 पेंशन भी ले गए, ऊपर से डीए का उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 साल का काट लो कि उनकी पेंशन बहुत ज्यादा है। इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुलपति बनना है, कहीं पे एमपी की सीट लेनी है, कहीं संस्थाओं के अंदर भागीदारी चाहिए, कहीं टोल टैक्स चाहिए, कहीं ठेकेदारी चाहिए, कहीं कोयले की खदानें चाहिए। तो भाई वो तो समर्थन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हम अपने जवान भाइयों को ये कहते हैं कि इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपने विचार लेके आओ, सामने लेके आओ, और ये विरोध होना चाहिए डीए का, खासकर डीए का, क्योंकि बहुत परिवार ऐसे हैं जो डीए के ऊपर ही काम चलता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी।
पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।